ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी भी मौजूद हैं। हम इतने बम बरसाएंगे कि सब कुछ तबाह हो जाएगा और तुमने देखा नहीं होगा, इतने बम बरसा देंगे। फिर ये भी कहा कि हम चुटकियों में युद्ध को शांत करा देंगे और डील करवा देंगे। फिर ये भी कहा कि तुम क्या हम पर दबाव बनाओगे, हम हिसाब बराबर करना जानते हैं और हम टैरिफ पर टैरिफ लगाएंगे और सीमा को भी पार कर जाएंगे। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली थी, उसके बाद से पूरी दुनिया में ऐसी हलचल मचा के रखी है जिसके बारे में कहा ही क्या जाए। हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि ट्रंप अगला क्या कुछ करने वाले हैं, और वो भी इस दावे के साथ कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन क्या ट्रंप अपने इस कदम में कामयाब हो रहे हैं या फिर वो वाचाल नेता बन चुके हैं? इसी चीज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे अंकुर जी से। अंकुर जी, सबसे पहले तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो ये कहा कि मैं इसको 2 दिन में इस युद्ध को हल करवा दूंगा, रूस और यूक्रेन के। कहां है पुनीत? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि 2 दिन में चीज़ें हल हो रही हों। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा चीन के साथ है, क्योंकि चीन के साथ टैरिफ वॉर उन्होंने किया। पहले उन्होंने 84% लगाया, फिर 125%, फिर 145। आज की जो खबर है वो करीब 250%, 245% टैरिफ लगा दिया है। तो चुटकी में कुछ भी नहीं हो रहा। चुटकी में टैरिफ वॉर ख़त्म नहीं हो रहा, चुटकी में यूक्रेन और रशिया का युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा, और चुटकी में जो है वो ईरान और इजराइल के बीच में जो तनातनी है वो भी ख़त्म नहीं हो रही। चुटकी में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात है कि पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। टैरिफ का अपना गेम चल रहा है। अमेरिकन मार्केट्स का, अमेरिकन फ्यूचर्स की बात करें तो रात को कभी रेड में खुलते हैं, अगले दिन फिर हल्का से ग्रीन में आते हैं, फिर रेड में चले जाते हैं। वही हाल निफ्टी का है, शेयर बाज़ार का वही हाल है। उधर ईरान जो है, ईरान के आयतुल्ला खमैनी जो उनके टॉप लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं है ट्रंप पे। ट्रंप कभी ये करता है, ट्रंप कभी वो करता है। तो हर आदमी कंफ्यूज है। मतलब फ्रॉम आयतुल्ला खमैनी टू कॉमन मैन ऑफ अमेरिका एंड द कॉमन मैन इन चाइना। चाइना को भी समझ में नहीं आ रहा है कि 250% टैरिफ लगा। ऑलरेडी 125% टैरिफ जो आपने लगाया, उसे समझ में आ गया था कि चाइना का कोई भी माल यूएस में एंटर नहीं करवेगा इस टैरिफ पे। फिर उसको 250% कर देना, मतलब ये तो वही है ना कि आपके पास एक बटन है तो मेरे पास 2 बटन है, वो मैं दोनों बटन दबा दूंगा। तो अजीब दुनिया है, क्योस है पूरी दुनिया में इस समय। टैरिफ हो, मार्केट हो, खुमैनी हो, परमाणु बम की बात हो, एवरीथिंग इज क्योस। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात ट्रंप करके और सपना दिखाकर आते हैं, तो उनके जो कदम बीते दिनों देखने को मिल रहे हैं वो तो किसी और को ग्रेट बना रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस मामले में रूस थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज़ेलेंस्की बेचारे दबे कुचले हुए हैं, वो समझ में नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। डील करने गए थे, वहाँ पर लताड़ दिया गया, और उसके बाद फिर वापस डील के लिए बात भी हो गई। दूसरी तरफ खामनेई जो हैं, उनका कद बढ़ता जा रहा है। तीसरी तरफ हम चाइना के मामले में देखें तो चाइना की ताकत पूरी दुनिया को पता चल गई कि उसकी अहमियत, उसकी ताकत क्या है, और यूएस उससे भिड़ नहीं पाएगा, उसकी ताकत नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन में करीब एक सुमी जो एक प्रांत है उनका, वहाँ सुमी एक शहर है बेसिकली बड़ा। वहाँ पे जो अटैक होता है रशियन का, उसमें करीब 40 लोग मारे जाते हैं और करीब 100 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद उस शहर के चारों तरफ जो बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ करीब 70,000 सैनिकों की तैनाती रशिया करता है। तो कुल मिला के जो यूक्रेन और रशिया युद्ध की अगर हम बात करें तो उसमें अभी बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे कोई शांति हो सकती है, और बल्कि ये है कि वहाँ पे युद्ध के हालात और बदतर होते जा रहे हैं। अब बात आपने चाइना की,
250% टैरिफ के बाद अब आप ये समझिए कि जो चाइना और यूएस का जो बायलेटरल ट्रेड है वो करीब $500 बिलियन का है। तो कोई $500 बिलियन जो चाइना जो माल सप्लाई करता है बेसिकली $500 बिलियन का है। तो ऐसा ट्रेड पार्टनर अमेरिका के लिए ढूंढना कि जो 500 बिलियन का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सके, कहाँ मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि चाइना जो माल सप्लाई करता है वो दुनिया की कुछ कंट्री या कोई भी नहीं करता आज के टाइम में, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो अमेरिका सप्लाई करता है चीन को, वो किसी और कंट्रीज़ को ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मैं एक AI चिप की बात करूँगा, AI पे सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा है वो चाइना में भी हो रहा है। तो जो एनवीडिया जो कंपनी है अमेरिका की, वो चिप बनाती है, तो वो चिप सबसे ज़्यादा चाइना खरीदता है। तो एनवीडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उसके शेयर में भी गिरावट देखने को मिली और वो भी अब सोच रही है कि अब मैं अपना माल कहाँ बेचूं। उधर चाइना के जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ पे फैक्ट्रियों में कामकाज बंद कर दिया गया है। वहाँ वर्कर्स को बोला गया है कि आप 15-20 दिन की छुट्टी लीजिए, अपने घर जाइए, और 15-20 दिन के बाद चाइना में फैक्ट्री खुलेंगी। चाइना से जो ट्रांस पैसिफिक रूट से जो माल पूरा सप्लाई होता था अमेरिकन कोस्ट को, जो अमेरिका के जो बंदरगाह थे, सारा माल अब बंद हो चुका है लगभग। और क्योंकि टैरिफ इतना ज़्यादा है कि इस टैरिफ पे चाइनीज़ आइटम का अमेरिकन मार्केट में एंटर करना नामुमकिन है। जो वहाँ पे वॉलमार्ट हैं और बाकी जो इस तरह की जो रिटेल चेन्स हैं, वहाँ उनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री हैं अभी, इसलिए लोगों को उस महंगाई का, इन्फ्लेशन का पता नहीं चल रहा। लेकिन अगले 1 या 2 महीने में वो इन्वेंट्री भी ख़त्म हो सकती है। तो ये पूरी दुनिया में एक तरह से कियोस चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ईरान की। अगर आप ईरान पे करना चाहें तो फिर मैं ईरान पे आपके सवालों का जवाब दूंगा। बिल्कुल, वही है। ईरान को लेकर भी इसीलिए चर्चा हो रही है क्योंकि खामनेई ने कह दिया कि हम बात नहीं करेंगे, फिर ट्रंप ने कहा कि हम हमला कर देंगे, फिर खामनेई ने कहा कि आप हमला कर रहे हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रंप ने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, फिर खामनेई ने कहा कि हम बातचीत सीधे नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम तो बातचीत सीधे ही करेंगे। फिर बाद में ट्रंप ने कहा कि ठीक है, ऐसे भी बातचीत कर लेंगे जैसे आप चाहते हो। ये क्या हो रहा है? देखिए, ये 19 तारीख को सैटरडे को फिर से ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में बातचीत होने वाली है। इस बातचीत में ये पता चलेगा कि आगे बातचीत फिर दूसरे चरण के बाद कहीं बढ़ेगी या घटेगी। एक चरण की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, फर्स्ट फेज जो है बातचीत का वो हो चुका है। लेकिन इस बातचीत से पहले ईरान के जो टॉप लीडर हैं खामनेई, उनका बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता, नंबर 1। दूसरा, ईरान के विदेश मंत्री रशिया भी गए, वहाँ भी उन्होंने बात की कि भाई अब क्या करना है। तीसरा, अमेरिका का जो थिंक टैंक है, यानी कि जो डीप स्टेट है, वो ये कहता है कि जो पहले हम इजाज़त देते थे आपको 3.5% यूरेनियम बनाने की, हम अब वो भी नहीं देना चाहते। निकी हेली जो वहाँ पे एक रिपब्लिकन की टॉप लीडर हैं, वन ऑफ द टॉप लीडर हैं, हालांकि भारतीय ओरिजिन की हैं, उन्होंने साफ तौर पे एक्स पे लिखा कि हम नहीं चाहते कि वो 1% भी यूरेनियम बनाए ईरान, और ईरान के पास कोई परमाणु बम ना हो, ये हमारी मांग है। इस मांग के अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। ट्रंप भी यही चाहते हैं। जिन्हें ये मुगालता हो कि ट्रंप ऐसा नहीं चाहते, इजाज़त दे देंगे कुछ प्रतिबंधों के साथ, नहीं। इस बार का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इजराइल है, दे वांट फुल डिसआर्मामेंट ऑफ ईरान, यानी कि वो पूरी तरह से मुतमईन होना चाहते हैं कि ईरान के पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार ना हो। तो ये चीज़ क्लैरिटी है। अब देखना होगा कि जो शनिवार को जो बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के बीच में, क्या उसमें कुछ ऐसा सहमति बन पाती है या नहीं। उम्मीद इस बात की है कि स्टैंड ऑफ कायम रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप आ करके और कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दुनिया में तहलका तो उन्होंने मचा दिया, परंतु वो तहलका किस काम आ रहा है? अमेरिका को ग्रेट बना रहा है, नहीं बना रहा है? ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि आप या तो अपना सिस्टम चेंज कीजिए, वरना हम जो फेडरल ग्रांट है आपको जो हर साल देते हैं वो बंद कर देंगे। तो उसके जवाब में जो वहाँ के
चांसलर थे, उन्होंने एक लंबा चौड़ा एक लेटर लिखा है ट्रम्प को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका को 8 राष्ट्रपति दिए हैं और जो अमेरिका की ओपन सोसाइटी है और जो अमेरिकन जो संविधान है, जो उसके नियम हैं, हम उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आज देश की तरक्की में हिस्सा देते रहे हैं। और आप पैसे दें ना दें, हम जो जिन वैल्यूज़ को समाज में जो वैल्यूज़ को हम शिक्षा देते रहे हैं, हम उनको ही देते रहेंगे। तो ट्रम्प के आगे ये बेसिकली जो वहाँ की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ ट्रम्प का टकराव हो रहा है। उस टकराव की कड़ी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द पूरी दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, जो आधुनिक है, मॉडर्न यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ भी ट्रम्प का टकराव है। इसके अलावा अमेरिका के बहुत सारे जजेस हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, वो लेटर लिख चुके हैं अमेरिकन कांग्रेस को कि जो आज़ादी है, जो लोगों के अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है अमेरिका में, और जो लोगों की आम लोगों की आज़ादी है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाज़त देता है, ट्रम्प की नीतियाँ उनके भी खिलाफ है। यानी कि ट्रम्प ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अमेरिका में भी हो रही हैं। मतलब टैरिफ अपनी जगह है, दुनिया के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही है वो अलग है मसला। जो घरेलू मोर्चे की अगर हम बात करें तो घरेलू मोर्चे पर भी ट्रम्प को तमाम तरह का टकराव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रम्प की नीतियाँ ऐसी हैं कि जो सिविल लिबर्टी वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि जो पहले जैसी चीज़ें चलें, या डेमोक्रेट्स भी, कुछ डेमोक्रेट सपोर्टर भी हैं उसमें, तो उनके साथ ट्रम्प का टकराव है। लेकिन उसमें ये टकराव हो रहा है, लेकिन ट्रम्प के फैसलों में इन टकराव की वजह से कोई बदलाव तो देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी जो बात है, अभी जो ये मान के चलो, ट्रेड वॉर की अगर मैं बात करूं टैरिफ पे, तो जो टेस्ला को जो माल सप्लाई होता था वो भी चाइना से आता था। तो टेस्ला के 2 मॉडल हैं, वो उसको मॉडल की जो डिलीवरी है उसमें डिले हो गया है इस टैरिफ वॉर के चक्कर में। तो मुझे लगता है कि बदलाव अभी तो नहीं आएगा। अभी तो ट्रम्प बिल्कुल, आप 250% टैक्स लगा के, टैरिफ लगा के चाइनीज़ गुड्स पे, तो इसके बाद तो मतलब कुछ बातचीत ही हो सकती है कि भैया तुमने 135 लगाया तो मैंने 250 लगा दिया, या तो मेरे साथ नेगोशिएट कर लो, डील कर लो, तो बात होगी। तो अब यही रास्ता बचता है। कुछ लोग पहले ही कह रहे थे कि अगर मैं आपकी कनपट्टी पर बंदूक रख दूँ कि कहूँ कि ये काम करो, तो आप कह देंगे नहीं। अगर मैं आपको मार पिटाई करूं और आपको कहूं कि ये काम करोगे, तो आप कहेंगे कि शायद ना भी करें। लेकिन अगर मैं आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख दूं और कहूं कि ये काम कीजिए, तो हो सकता है कि आप वो काम कर दें। तो डर इतना दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया को, इतना डर दिखाया जा रहा है, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो कोई भी नेगोशिएशन हो, तो सारी दुनिया अब इसी तरफ सोच रही है कि चलो टैरिफ 250% हो गया, चलो बातचीत कर लेते हैं। चलो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे अगर बातचीत नहीं बनी तो बातचीत कर लेते हैं। तो ये कियोस जो पूरी दुनिया में है, ट्रम्प, इससे मुझे लगता है कि ट्रम्प फिनोमेना है। मतलब ट्रम्प ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन अमेरिका की नीतियां क्या ऐसे काम करती हैं? क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से दुनिया का अपने आप को मुखिया बताने की कोशिश करता है, और कई मामलों में हम मानना चाहिए कि है भी, तो वो अपने फैसलों से दूसरे देशों को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं दबाव बनाकर। लेकिन फैसलों से ज़्यादा बयानबाजी ट्रम्प की ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि फैसले तो वो लेते हैं और फिर पलट जाते हैं। 90 दिनों का लगा देते हैं, पहले लगा देते हैं, फिर पलट जाते हैं, नहीं बाद में 90 दिनों की छूट दे दी। मैक्सिको के लिए ऐसा ही करते हैं, कनाडा के लिए ऐसा करते हैं, ग्रीनलैंड के लिए बोलने लग जाते हैं कि भाई ये तो हमारा हिस्सा है। तो ये जब वो कहते हैं तो वो क्या हैवॉक क्रिएट करना चाह रहे हैं? देखिए, कनाडा के बारे में जब उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका का 51 स्टेट है, 52 स्टेट है, तो उसके बाद कनाडा में बहुत सारे सर्वे हुए जिसमें उन्होंने करीब 67% कैनेडियंस ने ऐसा माना। मैं सर्वे का नाम भूल गया, इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अपने दर्शकों में माफ़ी चाहूँगा, जिसमें कनाडा के 67% लोगों ने कहा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। आप बताइए। इसके बाद ग्रीनलैंड को जिस तरह उन्होंने धमकी दी कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा है, तो उसके बाद ग्रीनलैंड के जो लोग थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या बात होगी। उसके बाद उन्होंने गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज कर दिया, गल्फ़ ऑफ अमेरिका कर दिया। उसके बाद उन्होंने
पूरी दुनिया में टैक्स लगा दिए सबके। यूरोप नाटो को कहा कि भैया तुम देख लो अपनी सुरक्षा। हाँ, ये भी यूरोप को कहा कि अपना अपना निपट लो। हाँ, यूरोप को बोलो कि तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठाऊंगा, भैया अपना अपना देख लो। तो यूरोप को जब बोला कि अपना अपना देख लो, तो यूरोप के लोग परेशान हो गए। तो ये पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये। मुझे लगता है कि शायद ये क्या 4 साल ऐसा चलेगा। लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई अगले साल 4 साल ऐसा यही चलेगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक मुखिया होने के नाते अगर आप ये दावा करते हैं कि हम मुखिया हैं, हमारी चलती है, तो किसी गांव के मुखिया जी भी अगर सबको डांटने डपटने लग जाएं, डराने धमकाने लग जाएं, तो सब मिलकर कहेंगे कि ये क्या है, ये व्यक्ति इसे भी डांटता, उसे भी डांटता, मुझे भी डांटता है, इसको भी डांटता है, तो क्यों बात माने। ये किसी के साथ भी ठीक से मुखिया जैसा, क्योंकि मुखिया का काम है दुनिया को चलाना, दुनिया को ठीक तरीके से काम करवाना। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, हर कोई अपने में उलझाना। क्या किसी चीज़ का ये हम कहें कि कोई उत्तर है या कोई अंजाम है कि उलझा के रख दो। देखिए, जो उलझाव है पूरी, कुछ मुझे लगता है कि ट्रंप का अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 1 या 2 साल बाद या 4 साल बाद 50% चीज़ें अमेरिका के हित में ठीक हो सकती हैं, लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो 50% चीज़ें हैं वो गलत साबित होंगी। उसमें मैं किन चीज़ों की ओर इशारा कर रहा हूँ? मैं इशारा कर रहा हूँ कि जो उनका कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने का तरीका है, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, वो समझौता उस तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी नेटो की क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म होगी। ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप जिस तरीके से उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं किसी और मुहाने पे चला जाएगा। तीसरी बात यह है कि चाइना के साथ आप चाइना को जिस तरह से कर्टेल करना चाहते हैं, बेसिकली ट्रंप ये भी चाहते हैं कि जब चीन का माल बाहर जाना बंद हो जाएगा तो चीन के लोग जो हैं वहाँ पे बेरोज़गार हो जाएंगे, लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ वो आवाज़ उठाएं, हो सकता है वहाँ कुछ खलबली मचे चीन में, वहाँ अनरेस्ट फैले, वहाँ सरकार जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कुछ डिसेंट पैदा हो। तो उनकी एक तीर से कई निशाने साधने वाले मुद्दे हैं। लेकिन वहीं आपको चीन का सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना पड़ेगा उतनी ही तेज़ी से जितनी तेज़ी से आपने टैरिफ लगाया है। चीन जैसे कुछ मामलों में चीन का कोई तोड़ नहीं है। केमिकल, कॉम्प्लेक्स केमिकल के मामले में चीन दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें रॉ मटेरियल में, उसमें भी वो नंबर 1 है। दूसरी बात यह है कि दुनिया का 80% फर्नीचर ऑफ पूरी दुनिया का वो चाइना में बनता है। ये बहुत कम लोगों को बात पता चली होगी। इवन अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ लकड़ी ज़्यादा है, वहाँ चाइनीज़ कंपनियाँ वहाँ काम करती है, उस लकड़ी को यूज़ करके वो फर्नीचर बनाती है और फिर उसका एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका में होता है। तो चीन का रिप्लेसमेंट भी तो उतनी तेज़ी से ढूंढना पड़ेगा। क्या वो रिप्लेसमेंट इंडिया हो सकता है? क्या वो रिप्लेसमेंट कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड हो सकता है? बांग्लादेश में कुछ चीज़ें बन सकती हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कर पाएगा? क्या इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि $500 बिलियन का सामान जो चाइना अमेरिका को भेजता है हर साल, वो इंडिया या बाकी कंट्रीज़ को मिला के भी कर पाएंगे? तो ये डायनामिक्स भी समझनी पड़ेगी। एक अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है इंडिया के लिए, हमारे लिए ये हो सकती है कि चीन पे टैरिफ लगने के बाद अमेरिका का मार्केट हमारे लिए खुलेगा। अमेरिका या यूरोप में हम अपना माल ज़्यादा तेज़ी से बेच पाएंगे। लेकिन अभी उसको स्टडी करना पड़ेगा कि वो कितना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उस चीज़ के कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी हमारे पास उस चीज़ का उत्पादन है कि नहीं है, उत्पादन है नहीं है। क्योंकि चीन में तो उन्होंने पिछले 20-30 सालों में जो स्केल किया है अपने बिजनेस को, और जो सस्ता बनाने का उनका जो एक आर्ट है, वो तो अपने आप में दुनिया के लिए मॉडल है ना। तो मॉडल है, तो इस बात को कोई इनकार थोड़ी कर सकता है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तब भी ये जो डिसीजन, जैसे हम इज़राइल और हमास के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, उन्होंने पहले सीज़ फायर करवा दिया और कह दिया कि देखो मैंने सीज़ फायर करवा दिया, देखो मैंने ब्लैक सी में करवा दिया, मामला शांत करा दिया, मैंने कह दिया कि इनकी फैसिलिटीज़ को रूस और यूक्रेन आपस में एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं करेंगे, ये करवा दिया। जब ये वो करवाने की बात करते हैं या कहते हैं कि मैंने ये करवा दिया, उसके बाद नतीजे तो आ नहीं रहे ना। और ये नतीजे जब नहीं आते हैं तो
मेरा सीधा सवाल ये है कि अभी मौजूदा दौर में ट्रम्प का कद घट रहा है या बढ़ रहा है इसके? नहीं, अगर अप्रूवल रेटिंग्स की बात की जाए तो ट्रम्प इस समय दबाव में है, दबाव में अपने कंट्री में भी हैं, क्योंकि जो वो रेडिकल चेंजेस करना चाहते हैं वहाँ अमेरिकन सोसाइटी में, उसमें भी वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं पूरी। बाकी अगर रशिया की जैसे युद्ध की बात की तो जो कल अटैक हुआ, रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन पे, यूक्रेन ने पलट के जो उनका एक कमांड सेंटर था उस पर अटैक किया। तो यूक्रेन ने ये दावा किया हमने इनके करीब 150-200 ड्रोन मार गिराए और 200 मिसाइलें नष्ट कर दी, ये कर दिया, 1000 सैनिक मारे गए, ये यूक्रेन का दावा है। तो लड़ाई तो दोनों में चल रही है, कहाँ रुकी है? उधर ईरान कहाँ की बात मान रहा है? दबाव में तो ईरान भी नहीं आया। इजराइल ने ईरान पे अटैक कर लिया, हमास हार गया एक तरीके से, या हिजबुल्ला ख़त्म हो गया, यहूदी पे आपने अटैक कर लिया। तो उसके बाद ईरान के साथ कहाँ कुछ बात हुई? मतलब बात ही कर रहे हैं आप, सॉल्यूशन तो कुछ नहीं निकला। ईरान ने कहाँ की बात मानी? वो तो अभी भी नहीं बात मान रहा आपकी। वही कि तो हो क्या रहा है? जब आप किसी कुल को मिला के धमकाते आपने हैं, चीज़ें तो मतलब आप कहते हो कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होना ही हो रहा। नहीं तो आपने वही कहा ना कि कनपटी पे बंदूक रख कर कि ये काम करना होगा, आप धमकाएं और कोई ना धमके और फिर उससे कहें कि आओ मेज़ पर बैठकर बात करते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आप सामने वाले की ताकत को महसूस कर रहे हैं कि ये नहीं बात मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है, उसकी ताकत को समझ भी रहे हैं। ट्रम्प ये कर रहे हैं कि इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो अमेरिका को जवाब दिया है वो चीन ने दिया है इकोनॉमिकली। अमेरिका ने सबको धमकाया, ईरान को धमकाया, रशिया को, यूक्रेन को धमकाया कि तुम बातचीत रशिया करो, को भी धमकाया, रशिया को भी धमकाया, यूरोप को भी कहा कि नाटो से बाहर आ जाऊंगा मैं, अपने आप देखो। फ्रांस, जर्मनी, ये सब भी कहा कि आप लोग देखें अपना अपना। मैक्सिको को धमकाया कि लैटिन कंट्रीज़ को कहा कि भैया तुम्हारे ड्रग लॉर्ड्स आते हैं। कल परसों सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति थे उनको कहा कि वो सबसे बड़ा ड्रग तस्कर जो तुम्हारे कंट्री में, मुझे लेकिन तो उन्होंने तो उसने मना कर दिया, मना कर दिया उन्होंने। उसने मना कर दिया, और वो भी वही उसी दफ्तर में जहाँ पर जेलेंस्की बैठे हुए थे और जो बात हुई। हाँ। लेकिन वहाँ उन्होंने तो उल्टा जवाब दे दिया। चाइना ने कहा था कि वी आर रेडी फॉर वॉर। हाँ, ये याद है। उन्होंने कहा था किसी भी प्रकार के वॉर के लिए हम तैयार हैं। किसी प्रकार के आप लड़ना चाहते हो हमसे लड़ लो, हम तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीन ने जवाब दिया अमेरिका को वो अपने आप में एक कन्फ्रंटेशनल है और वो एक अलग लेवल का है। बाकी दुनिया में सब ट्रम्प जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन चीन ने कहा है, इसलिए चीन से उनको चिढ़ के लगाया है कि देखो तुमने 150 लगाया, तुमने 250 लगा दिया। अब चीन सपोज कर कहता कि मैं तुम्हें 350 लगाता हूँ, तो अमेरिका कहेगा लो मैं तुम्हें 500% लगाऊंगा। तो ये बस हवा में ही चल रहा है। ये तो हवा में, ये तो 1000 लगा तो क्या दिक्कत? ये तो जब 125 बिजनेस होगा ही नहीं, होगा ही आप नहीं। कितना भी लगा लो, कितना भी लगा लो, आप 500 लगा लो, 600% लगा लो, क्या होने वाला उससे? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये दिलचस्प बात ये है कि इस पूरी चर्चा का निचोड़ जो है वो सर के आखिरी शब्दों में है कि कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। एक चीज़ और मैं बताऊं कि जितने भी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड वॉर ये चालू हुआ है, लास्ट में आके उन्हें नेगोशिएट करना पड़ेगा अमेरिका से बायलैटरल एग्रीमेंट्स बनेंगे, बातचीत होगी और फिर अमेरिका उससे फ़ायदा उठाएगा। ये ट्रम्प ने किताब लिखी थी डील के ऊपर कि हाउ टू डू नाम में भूल गया एग्जैक्ट, कि डील कैसे करें। ये डोनाल्ड ट्रम्प की एक बुक है, तो ये उसी लाइन पे है। बेसिकली ये डील करना चाहते हैं, पहले धमकाते हैं। ये जब अब डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। लेकिन वो एक देश के अगर राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति को क्या बिजनेसमैन होना चाहिए? क्योंकि वहाँ केवल धंधे की या बिजनेस की बात नहीं, राष्ट्र हितों की बातें भी, क्योंकि जब जिनसे आप डील कर रहे हैं वहाँ राष्ट्र हितों की बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प पहले एक बिजनेसमैन थे, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रम्प ने रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा बनाया, सब जानते हैं, खरबपति आदमी हैं। इमिग्रेंट्स हैं उनके दादा, यानी कि जो उनके पिता थे वो भी यूरोप से ही आए थे, यूरोप एंसेस्ट्री है उनकी। तो आप इसे एक्सेप्ट करें ना करें पर वो जीत के आए हैं।
आप इस चीज़ जेलेंस्की को जिस तरह धमकाया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये अमेरिकन एटिकेट्स नहीं हैं कि वाइट हाउस में आप बुला के किसी कंट्री के लोगों को कहो कि हाउ यू ड्रेस्ड अप टुडे, तुमने कैसी ड्रेस पहनी है, वाओ यू आर लुकिंग ग्रेट। तो मतलब उसका मजाक उड़ाया गेट पे, जब वो बंदा अंदर आ रहा था, यानी कि जेलेंस्की जब गेट पे आ रहे थे, तो वो जो टी शर्ट पहने जैसे मैंने आज पहनी है, ऐसी मेरे जैसे आप मेरे मजाक उड़ाने लगे कि आज आपने क्या पहना है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही मजाक उड़ ली कि भैया आज क्या पहन के आगे देखो तुम मेरे वाइट हाउस में। तो ये एटिकेट्स नहीं थे कभी, डिप्लोमेसी अमेरिका में ऐसा नहीं रहा है। एक चर्चा बहुत आम है पुनीत, कि जब महात्मा गांधी का जो किंग जो ब्रिटेन के जो राजा थे उनसे मिलने गए, नहीं ब्रिटेन की जो महारानी थी उनसे मिलने गए, तो उनको कहा गया कि यू हैव टू कैरी द सूट, यू हैव टू कैरी द सूट और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितने कपड़े पहने हैं ये पर्याप्त हैं, और इससे ज़्यादा आपके राजा ने और महारानी ने पहनी हुई, और मेरे भारत में ये स्थिति है। उन्होंने बताई भी थी कि वहाँ उतने भी ऐसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मेरे कंट्री में अभी यही हालात हैं, मैंने इतने पहने हैं, आपकी कंट्री में अच्छे हालात हैं, हमें ज़्यादा पहने और ज़्यादा पहन लीजिए। मतलब कुल मिला के ये बात है। तो वही बात है कि ट्रम्प जो उन्होंने किताब लिखी थी आज से 40-50 साल पहले, डील कैसे करें, जब वो रियल एस्टेट के धंधे में थे, तो वो डील ही करने आए हैं। उसमें जो टैरिफ है ये डील होगी, लास्ट में टैरिफ वॉर चलेगा, फिर बाद में बातचीत होगी, चीन घुटनों पे आएगा नहीं आएगा देखने वाला होगा, या अमेरिका ही घुटनों पे आ जाएगा, किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, फिर फाइनली डील होगी। भारत के साथ क्या हुआ, 45% लगा के चुप हो गए। उन्हें पता है कि $52 बिलियन का बीच में ट्रेड डेफिसिट है। ये डेफिसिट कैसे पूरा हो सकता है, ये डेफिसिट ऐसे पूरा हो सकता है कि आने वाले समय में जो डिफेंस डील होनी है भारत के साथ, वो डिफेंस डील अमेरिका के साथ हो जाए। ट्रम्प ये चाहते हैं, और जो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ही वो हर कंट्री के साथ करेंगे। 100 दिन कंप्लीट होने वाले हैं उनके। हाँ, तो वो कहते ही हैं कि देखो मेरे आने के बाद ये हुआ, देखो मेरे आने के बाद ये हुआ, देखो मेरे आने के बाद ये, तो वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते ही हैं कि मैं अब ये करने जा रहा हूँ, मैं अब ये करने जा रहा हूँ, मैं ये साइन करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, तो वो तो बताते ही हैं। एक चीज़ दिलचस्प और है, चलते चलते बहुत शॉर्ट में, कि ट्रम्प को खबर बहुत सारी एजेंसियां, जो न्यूज़ एजेंसियां जो हैं, उनको कवर अब नहीं कर पाएंगी। उसके ऊपर कुछ ये कह दिया गया है कि कुछ एक लोग ही उनको कवर कर पाएंगे। ये सब चीज़ें ट्रम्प करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ट्रम्प जो अमेरिका में जैसे राइटर्स और एपी वगैरह भी उनको कवर नहीं कर पाएंगे। CNN और एपी के साथ उनकी लड़ाई है। CNN और मतलब उनको वो खुद ही बोलते हैं, मतलब हमारे हिसाब से खबरें नहीं आएंगी, तो खबर नहीं आएंगे, यू आर नॉट। अब आप देखिए मीडिया की स्थिति, दुनिया के सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में ये हालात हैं। बाकी आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, किसी और कंट्री की क्या ही बात करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने 100 दिन जो होने वाले हैं ट्रम्प के, उसके पहले कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, समझा कि चीज़ों को कैसे ट्रम्प कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अभी तक उन्होंने जो किया है उसके बाद वो किस मुहाने पर खड़े हैं, या किस ऊंचाई पर पहुँचे हैं, या ऊंचाई पर पहुँचे हैं भी कि नहीं पहुँचे हैं। इन सभी बातों को हमने समझा है, और कुल मिलाकर अभी जो परिस्थितियां हैं, ट्रम्प चौंका रहे हैं, अभी भी चौंका रहे हैं। 100 दिन हो गए लेकिन फिर भी चौंकाने का काम कर रहे हैं। कब तक चौंकाते रहेंगे ये तो दुनिया देख ही रही है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है, क्योंकि ट्रम्प फैसला लेते हैं फिर बाद में पलट भी देते हैं। खैर, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।